नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके, और अभी हम तेजस MK2 या LCAF MK2 के बारे में बात करने वाले हैं। अब तेजस MK2 की बात करें या LCAF MK2 की बात करें या मीडियम वेट फाइटर की बात करें, तो ये सभी तेजस MK2 के अलग अलग नाम है। और तेजस MK2 तेजस MK1 का एक लार्जर वेरिएंट होने वाला है, या यूं कहे कि एक बेहतर वेरिएंट होने वाला है, जो कि तेजस MK1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। इसकी क्लीन टेक ऑफ वेट भी तेजस MK1 के मुकाबले लगभग 4000 kg ज़्यादा होने वाला है, और ये मैक्सिमम 17500 kg की लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन अभी तक इसको एक फॉर्मल नाम नहीं दिया गया है। पहले बताया जा रहा था कि इसका नाम तेजस MK2 ही रहने वाला है, लेकिन फिर इसमें कुछ बदलाव करने का प्लान किया गया था और इसको मीडियम वेट फाइटर कहा जाने लगा। लेकिन फिर इसमें कुछ और बदलाव किए गए और इसको LCAF MK2 रखने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी तक इसे एक फॉर्मल नाम नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से अभी ADA और HAL की तरफ से अभी इसको लेके एक लिस्ट को तैयार किया गया है, जिसमें इसके लिए एक फॉर्मल नाम को रखा जाने वाला है। और इन सभी नाम को अभी हमारे PM ऑफिस में फॉरवर्ड करने की बात की गई है, और हो सकता है आगे चल के तेजस MK2 की जो फॉर्मल नाम रखा जाएगा उसको हमारे PM के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब इसकी क्या पॉसिबल नाम रखा गया है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 2023 में इसकी पहली यूनिट को तैयार करने के बाद ही इसकी फॉर्मल नाम को अनाउंस कर दिया जाएगा। अब ADA और HAL यहाँ पर एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट के तौर पर तेजस MK2 को पेश करना चाहते हैं, और अभी तक इसके जितने भी पॉसिबल नाम सामने आए थे वो सभी इसकी टेक्निकल या डेवलपमेंटल नाम ही रहने वाले हैं। हो सकता है तेजस यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आ जाता है, जिस वजह से HAL की तरफ से अभी मीडियम वेट फाइटर को या तेजस MK2 को एक अलग ही नाम के साथ पेश करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे इसको पूरी तरीके से एक नया नाम और हिस्ट्री मिलने वाला है, जो कि आगे चल के इसकी एक्सपोर्ट में मदद कर सकता है। या फिर इसको LC के साथ जोड़ा नहीं जाने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका पॉसिबल नाम क्या रखा जाए तो अच्छा रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट बांग्लादेश को लेके। आप में से बहुत सारे लोग बार बार यही कंप्लेन करते हैं, स्पेशली जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं वो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि बांग्लादेश की यूट्यूबर्स भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाते रहते हैं। अब दिक्कत ये कि मुझे बांग्ला अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है, तो मैं एकदम से इस पर कमेंट नहीं कर पाता। और वैसे भी हम किसी भी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, लेकिन जब देश की बारे में बात आती है तो तब हम इसके बारे में बात जरूर कर सकते हैं। वैसे अभी तो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया जा चुका है कि बांग्लादेश की मीडिया के रास्ते ISI की तरफ से अभी भारत को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि हर मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ISI की तरफ से भारत को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें गलत इन्फॉर्मेशन और प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट और स्टोरीज को पब्लिश किया जा रहा है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए ISI की तरफ से हाल ही में ही 1 करोड़ बांग्लादेशी करेंसी को एलोकेट किया गया था, जिसमें ये बांग्लादेश की मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से प्रो पाकिस्तानी वीडियोज को वायरल कर रहे हैं और बांग्लादेश की लोगों की नज़र में भारत को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसे फॉल्स नैरेटिव चलते रहे तो ये आगे चल के भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को खराब करने का काम कर सकता है। अगला अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेके। अब जितने भी ताकतवर देश हैं, स्पेशली मिलिट्री पावर है, वो सभी अपने अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हाल ही में ही US की तरफ से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था, और उसके बाद चाइना की तरफ से भी अगस्त में सीक्रेटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जो कि अपने टारगेट से लगभग 24 मील की डिस्टेंस पर जाके हिट किया था। ये मिसाइल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाइपरसोनिक था, तो ये गलती से इधर उधर निकल जाता है। और फिलहाल चाइनीज मिसाइल है तो आप इसको 24 मील का सर्कुलर प्रोबेबल एरर मान सकते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत अभी इस रेस में पीछे नहीं है, और अभी भारत की तरफ से भी एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। इसमें से सबसे खतरनाक मिसाइल की बात करें तो वो भारत का ब्रह्मोस 2 मिसाइल होने वाला है, जिसे 2025 तक तैयार किया जाने वाला है। इनिशियली इसकी स्पीड मार्क 6 तक ही रहने वाली है और रेंज लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, लेकिन आगे चल के ये स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, जो कि मार्क 8 तक होने वाला है, और इसकी रेंज भी आगे चल के 1000 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है।
इनिशियली इसको 2017 में ही तैयार करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको 2025 से 2028 के बीच करने का प्लान किया जा रहा है। कुछ लोग इसको रशिया की ज़िरकॉन मिसाइल के साथ भी कंपेयर करते हैं और लोगों को लगता है कि ये ज़िरकॉन मिसाइल का एक डेरिवेटिव होने वाला है, या फिर ज़िरकॉन मिसाइल के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को रशिया इसमें इस्तेमाल करने वाला है। और जैसे कि ये सिर्फ अभी भारत और रशिया के बीच ही रहने वाली है और किसी तीसरे देश को अभी इसको एक्सपोर्ट करने का कोई प्लान नहीं है, तो इस वजह से रशिया इसमें अपनी ज़िरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट एंटीसैट वेपन्स को लेके। अब सभी को पता होगा कि हम अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें अगर किसी देश का किसी दूसरे देश के साथ जंग होता है तो इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितना अहमियत रखने वाला है और इसके लिए सैटेलाइट्स कितने अहमियत रखते हैं। इसी वजह से अभी स्पेस में भी अलग अलग राइवल देशों के बीच एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब स्पेस में जो सबसे कीमती चीज़ है वो सैटेलाइट्स होते हैं और किसी भी देश के सैटेलाइट सिस्टम कुछ समय के लिए अगर बंद हो जाता है या उसको नाकाम कर दिया जाता है तो उससे वहाँ पे उस देश को करोड़ों का नुकसान हो सकता है और साथ ही इससे जंग के रुख को भी बदला जा सकता है। और ख़ास करके इसी वजह से अभी हर डेवलपिंग कंट्री की तरफ से एंटी सैटेलाइट वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब पहले मिसाइल की मदद से सीधे तौर पर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जा रहा था और ऐसे एक टेस्ट को हाल ही में ही 1 साल पहले भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन इसमें काफ़ी खतरा रहता है क्योंकि अगर किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसके बाद उसके जो अवशेष रहेंगे वो स्पेस में घूमने वाले अलग अलग सैटेलाइट के साथ टकरा सकते हैं और हमारे खुद के सैटेलाइट को नाकाम कर सकते हैं या फिर हमारे फ्रेंडली कंट्री के सैटेलाइट को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा होने वाला है। तो इसी वजह से ऐसे टेक्नोलॉजी को अवॉइड करने की कोशिश किया जाता है और जितना हो सके उतना कम स्पेस डिब्रीज को पैदा करने की कोशिश की जाती है। अभी इसकी अल्टरनेटिव के तौर पर लेजर बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड किसी लेजर वेपन की मदद से दुश्मन की सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है और उसको नाकाम किया जा सकता है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से इसका एक और ही तरीका निकाला गया है और इसमें चाइना की तरफ से एक रोबोटिक डिवाइस को बनाया गया है जिसमें एक्सप्लोजिव मौजूद रहेंगे और इस छोटे से रोबोटिक डिवाइस को सैटेलाइट में या उसकी प्रोब के नोजल सेक्शन में जाके प्लेस कर दिया जाएगा या डॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसमें टाइम कंट्रोल एक्सप्लोजन होगा जिससे बहुत ज़्यादा डबिस पैदा नहीं होंगे। जबकि अगर हम सीधे तौर पर किसी एंटीसैट मिसाइल से एक पूरे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा अवशेष वहाँ पे पैदा हो सकते हैं और ये जो डिवाइस है तो इसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि सैटेलाइट को कुछ समय के लिए ब्लाइंड करने के बाद इसको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। और इसमें जो एक्सप्लोजन होगा वो सिर्फ सैटेलाइट की मेन इंजन को ही डैमेज करने वाली है और जितना भी डबिस वहाँ पे पैदा होने वाला है वो सभी सैटेलाइट की मेन स्ट्रक्चर के अंदर ही रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी स्पेस वॉर के लिए एक बहुत ही सीरियस खतरा होने वाला है और अगर इसको चाइना अपने दुश्मनों की सैटेलाइट को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये आगे चल के भारत और यूएस इन सभी के सैटेलाइट को आसानी से निशाना बना सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी ना तो यूएस के पास और ना ही भारत के पास मौजूद है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर 2 अपडेट है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए अभी अंडमान के पास एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को किया जा रहा था और इसी दौरान इंडियन नेवी अलग अलग नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। अंडमान के पास किए गए एक्सरसाइज के दौरान INS कुंभीर से रॉकेट्स को फायर किया गया था और एक लार्ज स्केल की सरफेस वॉरफेयर ड्रिल को वहां पे कंडक्ट किया गया था। दूसरी तरफ इंडियन नेवी की एक फ्रंटलाइन वॉरशिप INS रणविजय में अभी एक छोटी सी इंसिडेंट होने की खबर सामने आई है। INS रणविजय हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज को कंप्लीट करके विशाखापट्टनम में वापस आ रहा था, लेकिन इसी बीच इसमें कुछ माइनर फायर और फ्लडिंग सिचुएशन सामने आ गए थे और इसमें 4 लोगों की घायल होने की खबर भी सामने आ चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह कि जो 4 सेलर इसमें घायल हुए थे उनको माइनर चोटें आई है। अब एक्चुअली किस कारण की वजह से फ्लड या फायर इंसिडेंट वहां पे हुआ था ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और इसके लिए कंप्लीट इंक्वायरी यहाँ पे होने वाली है। लेकिन अगर शिप की बात करें तो वॉरशिप हमारा बिल्कुल सही सलामत है और फायर या फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और नेवी की तरफ से बताया गया कि जैसे ही फायर सामने आया था और या फ्लडिंग सिचुएशन सामने आए थे तो तुरंत ही उस पर काबू पा लिया गया था और अभी INS रणविजय को विशाखापट्टनम में डॉक करके रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।